हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा जीके की क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा का न्यायिक प्रशासन। ठीक है, इससे पहले हमने हरियाणा में विधायिका वाले काफ़ी सारी टॉपिक जो थे वो कवर कर लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये सारे टॉपिक। आज का जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम हरियाणा का न्यायिक प्रशासन पढ़ेंगे, जिसमें हम उच्च न्यायालय के बारे में मेनली पढ़ेंगे और उसके बाद छोटे छोटे जो जैसे जिला न्यायालय है, सेशन न्यायालय है, लोक अदालत है, उनके बारे में भी देखेंगे। अगर टाइम रहा तो उन पे भी हम चलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा का न्यायिक प्रशासन। हरियाणा का न्यायिक प्रशासन, इधर देखना है। आपको पता है कि भाई किसी भी राज्य में या किसी देश में उसको चलाने के लिए विधायिका कार्यपालिका जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही न्यायपालिका का होना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत या इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो तो उसके लिए न्यायपालिका एक ऐसी है जहां पर वो जाकर गुहार लगाएगा। तो न्याय प्रशासन जो है हरियाणा का, तो आपको पता है हरियाणा एक स्टेट है और स्टेट के अंदर न्याय की जो सबसे बड़ी बैठक है या सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है वो संयुक्त है, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है, जो दोनों की राजधानी भी है। उससे पहले की कुछ बातें उससे रिलेटेड है और फिर वर्तमान की बातों पर आएंगे। तो इधर देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। सबसे पहले न्यायिक प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में ये बात कही गई है कि भाई प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि भाई जो भारतीय संसद है वो अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ प्रदेश क्षेत्रों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। पहले तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वो सारा आप नेशनल जीके में पढ़ना। हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है, उस सब पे हम किसी पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ हरियाणा वाले पे आएंगे। हम कहेंगे न्यायिक प्रशासन में, ये ऊपर से दिख रहा है ना आपको न्यायिक प्रशासन। हाँ, न्यायिक प्रशासन में सबसे पहले हमें पता है भाई हरियाणा में जो है वो उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय का विवरण कहाँ मिलता है तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जाएगा। परंतु उसके बाद 1956 में जो संविधान में 7वां संशोधन हुआ, 1956 में जो संविधान में 7वां संशोधन हुआ, 7वां अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये बात लिख दी गई कि भारतीय संसद अनुच्छेद 231 के तहत, भारतीय संसद अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। तो पहले ये दो तो आप नेशनल जीके के क्वेश्चन के तरीके से आप पढ़ोगे कि एक तो अनुच्छेद 214 के तहत ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 1956 के 7वें अमेंडमेंट से या 7वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि भारतीय संसद है वो अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ प्रदेश क्षेत्र के लिए भी एक न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट से। देखो, हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट जो है वो हरियाणा के विभाजन के साथ साथ बदलाव लगातार बदलता चला गया। भाई अपना 1947 से पहले, ध्यान से बात समझनी है, 1947 से पहले जो पूरा पंजाब होता था, जिसमें पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र आता था, इस पूरे पंजाब का उच्च न्यायालय होता था लाहौर में, जिसको हम कहते थे पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय या लाहौर हाई कोर्ट के नाम से भी इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। फिर 1947 तक आपको पता है भारत और पाकिस्तान संयुक्त थे, तो तब तक तो हाई कोर्ट हो ही रहा। फिर 1947 में जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है तो लाहौर जो सिटी है वो तो पाकिस्तान में चली गई। तो ये जो अपना पंजाब बच गया, पूर्वी पंजाब वाला हिस्सा ये जो बच गया, इसके लिए हाई कोर्ट बनाने की बात आई। तो इसके लिए हाई कोर्ट फिर भेजा गया शिमला। ठीक है, फिर शिमला से वो हाई कोर्ट, क्योंकि चंडीगढ़ सिटी तो उस समय होती नहीं थी, फिर बाद में जब चंडीगढ़ बसाया गया तो 1955 में वो शिमला से चंडीगढ़ लाया गया।
फिर उसमें से, क्योंकि उस समय तक दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो उसी के अंतर्गत था, फिर दिल्ली हाई कोर्ट को भी अलग किया गया। उसके बाद फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, पंजाब बना और चंडीगढ़ बना। तो अब हरियाणा पंजाब के संयुक्त जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। फिर उसमें कितने जज हैं, कौन कौन प्रमुख जज रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब एक बार आते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो भाई हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय, जिसको हम कहते थे पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भारतीय अधिनियम 1915 के तहत की गई। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना, पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय, या फिर आप इसको क्या कहोगे? उच्च न्यायालय, या फिर आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि लाहौर सिटी में था ना। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना भारतीय अधिनियम 1915 के तहत की गई। कोई आपसे पूछ ले कि हरियाणा, भाई इसी का तो नाम पहले हरियाणा और पंजाब और दिल्ली उच्च न्यायालय था, इसी को लाहौर हाई कोर्ट कहते थे, और इसी का नाम बाद में पंजाब उच्च न्यायालय हुआ, और उसके बाद में इसका नाम हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय हुआ। तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1915 के अधिनियम के तहत हुई। भारतीय अधिनियम 1915 के अंतर्गत, भारतीय अधिनियम 1915 के अंतर्गत 20 मार्च 1919 को की गई। 20 मार्च 1919 को की गई, और अगले वर्ष 1920 में इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका नाम था सर शादीलाल। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने जिनका नाम था सर शादीलाल, और ये कहाँ से थे? रेवाड़ी से, और उनको बाद में सर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, और इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भाई हरियाणा में, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है, उसको हरियाणा व दिल्ली उच्च न्यायालय या लाहौर हाई कोर्ट के नाम से स्थापना की गई 20 मार्च 1919 को भारतीय अधिनियम 1915 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे अंग्रेज। पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे इसमें, वो 1920 में बने थे। कौन? सर शादीलाल। और सर शादीलाल का संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। रेवाड़ी जिला जो है वहां से सर शादीलाल का संबंध था, और सर और राय बहादुर की उपाधि ने मिली थी। तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर आपको याद होना चाहिए सर शादीलाल, जिनके नाम से रेवाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर भी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई। अब 1947 तक तो यही किस्सा चला। अब 1947 में क्या हुआ? तो आपको पता है 1947 में ये जो लाहौर सिटी है ये चली गई पाकिस्तान में, और जब लाहौर सिटी पाकिस्तान में चली गई तो हरियाणा में जो भारत में जो पंजाब बचा, जिसमें पंजाब का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, कुछ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, ये सारे आते थे। तो इनके लिए क्या किया गया? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 9 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 9 के तहत पूर्वी पंजाब का जो न्यायालय है वो शिमला में स्थापित किया गया। पूर्वी पंजाब का न्यायालय, पूर्वी पंजाब का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? शिमला में स्थापित किया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? शिमला में। कब? 15 अगस्त 1947 को। और पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर शादीलाल।
एक बार लास्ट में हम न्यायाधीश के बारे में सारा जिक्र भी करेंगे, लेकिन एक एक भी यहाँ करते चलेंगे। अगर आपसे पूछे, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये लाहौर हाई कोर्ट था, या इसको पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय कहते थे 1947 से पहले। इसमें पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे सर शादीलाल। फिर 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 9 के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया। और क्योंकि उस समय में फिर कह रहा हूँ, चंडीगढ़ जैसी सिटी नहीं थी, चंडीगढ़ तो 1950 में तो बनाना शुरू किया है, 1952 में उद्घाटन, फिर आगे आगे धीरे 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 इसमें काम चलता रहा, क्योंकि ये तो एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। चंडीगढ़ जहां बसा हुआ है, वहां पहले अंबाला जो जिला है उसकी खरड़ तहसील थी, जो अपना अंबाला जिला है उसकी खरड़ तहसील थी। उस जगह पर वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ बनाया गया है, जो चंडी देवी मंदिर के नाम पर है। तो वहां तो बाद में आया, पहले ये कहां पर स्थापित किया गया, तो पहले ये स्थापित किया गया शिमला में, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय किया गया। ये ध्यान रखना है कि ये 15 अगस्त 1947 में जब ये स्थापित हुआ तो इसका नाम था पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसका नाम पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय से बदलकर पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय से बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय किया गया। पंजाब उच्च न्यायालय किया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई पूछ ले कि बताइए पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय कब किया गया, तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आपको पता है कि भाई इसकी 1952 में एक दिल्ली पीठ भी स्थापित की गई, ठीक है। 1952 में क्या हुआ, पंजाब उच्च न्यायालय की एक पीठ दिल्ली में स्थापित की गई। इसको हटा दें पहले, फिर आगे करें। देखो ये सारा ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, 1952 में इसकी एक पीठ कहाँ स्थापित की गई, दिल्ली में। उच्च न्यायालय की एक पीठ दिल्ली में स्थापित की गई। दिल्ली की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी थी, तो उस उच्च न्यायालय की एक पीठ दिल्ली में स्थापित की गई, जिन्होंने कुछ वर्षों तक कार्य किया। और फिर उसके बाद ये 1966 में दिल्ली में अलग से दिल्ली उच्च न्यायालय बना दिया गया। 1966 में क्या हुआ, 1966 में पंजाब हाई कोर्ट से पंजाब उच्च न्यायालय से जज भेजे गए, उनका ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, दिल्ली उच्च न्यायालय में। और 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि भाई 1952 में दिल्ली में जो पंजाब या चंडीगढ़ हाई कोर्ट था, जो 1952 में जो पंजाब उच्च न्यायालय था, उसमें से एक पीठ उसकी दिल्ली में स्थापित की गई, ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में। उसके बाद क्या हुआ, उसने 1952 से लेकर 1966 तक पंजाब उच्च न्यायालय की पीठ के रूप में कार्य किया। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय से जज भेजे गए, जिनका ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय में। और 31 अक्टूबर 1966 को अलग से दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे 1947 तक। 1955 में उसको कहाँ लाया गया, तो शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया 1955 में। और जिसमें 17 जनवरी 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 जनवरी 1955 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका ट्रांसफ़र किया गया शिमला से कहाँ, तो इसको लाया गया शिमला से चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1956 में आप सबको पता है कि जो पेप्सो वाला हिस्सा था पूर्वी पंजाब, 1956 में पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट यूनियन, जो पेप्सो वाला हिस्सा था वो पंजाब में आ गया। और पंजाब में विलय होने के कारण जो पेप्सो वाला उच्च न्यायालय था या वहाँ का जो न्यायालय था वो भी किस में विलय कर दिया गया, पंजाब हाई कोर्ट में। तो ध्यान रखना है, इसमें पेप्सू उच्च न्यायालय का में विलय भी किया गया, कब, 1956 में, ठीक है। उसके बाद 1966 में आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा
अलग राज्य बना और 3 जगह आ गई, एक तो हरियाणा, एक आ गया पंजाब और एक आ गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया और हरियाणा व पंजाब का संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो अब हम इसको कहते हैं हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक लाइन से, इधर ध्यान से सुन लो, गलत नहीं करना है, यही याद रख लेना है। सबसे पहले 20 मार्च 1919 को, मतलब 1919 में इसकी स्थापना की गई लाहौर में। ठीक है, उसके बाद 1947 तक एज इट इज चला। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इसको भेज दिया गया शिमला में। ठीक है, और ये पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से रहा। फिर 1950 में इसका नाम पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय से पंजाब उच्च न्यायालय किया गया। क्लियर बात है। फिर 1952 में इसकी एक खंडपीठ दिल्ली में खोली गई। ठीक है, जो 1966 में बाद में खुद ही उच्च न्यायालय बन गया। 1956 में इसमें पेप्सू भी मिला दिया गया, पेप्सू वाला जो हिस्सा था पटियाला वाला वो भी इसके अंदर मिला दिया गया। 1966 में हरियाणा जब अलग स्टेट बनता है तो ये हरियाणा और पंजाब दोनों का संयुक्त उच्च न्यायालय या हरियाणा व पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय हो जाता है। तो ये उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी सी आपको ये 6 डेट जो है इनमें थोड़ी डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 1966 के बाद से अब तक ये हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत है। अब हम बात आते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसमें आता है हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़, ये 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये इसके अंदर आते हैं। अब हम एक एक बात करते हैं कि भाई इसके स्ट्रक्चर की। तो माना जाता है कि ये जो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय है ये देश के सबसे खूबसूरत उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना की गई थी, वास्तुकार जो थे वो थे ली कार्बूजियर। इसके वास्तुकार जो थे वो थे ली कार्बूजियर। इसके वास्तुकार जो थे वो थे ली कार्बूजियर, और ली कार्बूजियर द्वारा इसका जो एक तरीके से डिज़ाइन तैयार किया गया था और देश के सबसे सुंदर उच्च न्यायालयों में ये गिना जाता है। इसको वर्ष 2016 में, जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल कर लिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। तो भाई उच्च न्यायालय की जो कितना बड़ा उच्च न्यायालय है या कितना छोटा उच्च न्यायालय है वो सिर्फ बिल्डिंग से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इस उच्च न्यायालय का परिसर बहुत बड़ा है तो ये बड़ा उच्च न्यायालय है, या इसका परिसर बहुत छोटा है तो ये छोटा उच्च न्यायालय नहीं। ये किया जाता है नंबर ऑफ जजेस के आधार पे, जजों की संख्या के आधार पे हम बताएंगे कि ये उच्च न्यायालय बड़ा है या उच्च न्यायालय छोटा है। अब हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में जजों के न्यायालय से रिलेटेड 2 बात आपको याद रखनी है। एक तो हम बात करते हैं वर्तमान की। अगर हम बात करेंगे वर्तमान मतलब 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वर्तमान जो कुल जज हैं वो तो हैं 56, जो कुल जज हैं वो कुल जज तो हैं 56 में से 39 जो जज हैं, 39 जो जज हैं 39 वो तो है परमानेंट। ठीक है, और जो कितने बच गए 17 जज जो हैं वो है एडिशनल। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि भाई वर्तमान 2019 में हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में कुल 56 जज है। 56 में से 39 जज तो परमानेंट है, जो यहीं परमानेंट है, और 17 जज जो है वो एडिशनल है। वैसे अगर आप देखा जाए तो इसमें कितने जज हो सकते हैं तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कुल जज जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 85। कुल जो हो सकते हैं मैक्सिमम वो 85 हो सकते हैं, जिसमें से 64 परमानेंट और 21 एडिशनल। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग मैं फिर बता रहा हूँ। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय जिसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया, जुलाई 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। वर्तमान 2000, यही आंकड़ा आपसे पूछेगा और ये आपको याद रखना है। वर्तमान 2019 के अनुसार इसमें कुल जज हैं 56 में से 39 तो है भाई परमानेंट और 17 है एडिशनल, और उसके अलावा जो हो सकते हैं टोटल 85 में से 64 तो है परमानेंट और 21 है एडिशनल। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। ये थे इनके आधार पे। अब हम बात करते हैं कि भाई इनके जज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि इनके जज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा
यानी इसके न्यायाधीशों से रिलेटेड 4-5 जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको एक बार बताता हूं। तो मैं देखो साथ साथ बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही याद हो जाना चाहिए। 1919 में जब पंजाब व दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया, मतलब लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया, तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने। अगर ये लिखा है ना कि पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो फिर आप आंसर लगाओगे सर शादीलाल, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। ठीक है, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, ये 1920 में बने थे, तो मैं फिर कह रहा हूं इसकी स्वतंत्रता से पहले की बात है। तब तक इसका नाम सिर्फ पंजाब उच्च न्यायालय नहीं था, इसका नाम था पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय या लाहौर हाई कोर्ट, सर शादीलाल। परंतु क्वेश्चन आज भी ऐसा ही पूछता है कि हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब जहां वर्ड मिले भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो आंसर लगाना है सर शादीलाल। फिर पूछ ले कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अब भारतीय पे नहीं जाना है, इसने पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं, तो आप आंसर लगाओगे रामलाल, आप आंसर लगाओगे रामलाल, न्यायमूर्ति रामलाल, जो बने थे 1947 में। 1947 में जब इसकी स्थापना पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से हुई थी, तब वो लाहौर का ही सारा काम शिमला के पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये थे 1947 में। फिर 1966 में जब हरियाणा का विभाजन हुआ, हरियाणा का विभाजन या हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, तो हरियाणा का जब गठन 1966 में हुआ तो न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो याद रखोगे ही रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ क्या क्या, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल, सर शादीलाल आंसर कब करना है, जब क्वेश्चन में भारतीय नजर आएगा। अगर वैसे पहले न्यायाधीश पूछेगा तो रामलाल, जो 1947 में बने थे। और अगर ये पूछ ले 1966 में हरियाणा के गठन के समय न्यायाधीश कौन थे, तो 1966 में हरियाणा के गठन के समय न्यायाधीश थे मेहर सिंह। ठीक है, उसके अलावा 2 बातें और याद रखनी है। एक, हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो सबसे बड़ा कार्यकाल तो था अमरनाथ भंडारी का। ठीक है, सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल या सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था अमरनाथ भंडारी का, अमरनाथ भंडारी, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। पूछ ले 1952 से लेकर शायद 59 तक रहे थे। उसके बाद पूछ ले सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल जो था वो था देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो सबसे बड़ा कार्यकाल जो था वो था किसका, अमरनाथ भंडारी का, 1952 से लेकर और 1959 तक। ठीक है, और सबसे छोटा कार्यकाल था देवी सिंह तेवतिया का, 15 दिन से भी कम। ठीक है, 15 दिन के करीब या 15 दिन से कम इनका कार्यकाल रहा था। तो ध्यान रखना है, सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी का और सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया का। अगर पूछ ले पहले न्यायाधीश तो आपने बताया रामलाल, भारतीय पूछेगा सर शादीलाल। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो हरियाणा के 35वें मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा। वर्तमान में कौन है, रवि शंकर झा। और रवि शंकर झा कौन से मुख्य न्यायाधीश है, तो ये है 35वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो रवि शंकर झा कौन से न्यायाधीश है, तो ये हैं 35वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेगा कौन से न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश बने, तो तीरथ सिंह ठाकुर। क्या पूछ लेगा, अभी 3-4 क्वेश्चन और बचेंगे एडिशनल, इनको और याद रखना है। पूछ लेगा कौन से न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश बने, तो तीरथ सिंह ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर, TS ठाकुर जो थे, तीरथ सिंह ठाकुर, ये हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में न्यायाधीश बने सर्वोच्च न्यायालय में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि
बताइए ऐसे कौन व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति जिन पर महाभियोग लगाया गया परंतु यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो ये थे वीर स्वामी रामास्वामी। पूछेगा हरियाणा में कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। क्या पूछेगा, ऐसे कौन से एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। तो ये जो थे और कब से कब तक ये न्यायाधीश रहे, क्या ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हुई या ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो आपको याद रखना है कि भाई ये थे वीर स्वामी रामास्वामी जो 1987 से 1989 तक रहे थे। कौन थे, वीर स्वामी रामास्वामी। वीर स्वामी रामास्वामी जो 1987 से 1989 तक रहे थे। इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जरूर गई थी। महाभियोग की प्रक्रिया आप नेशनल जीके में पढ़ते हो, हटाने के लिए जो लगाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जरूर गई थी लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। ये हरियाणा के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई। ठीक है, उसके बाद दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश भी हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी बने, एक तो रणजीत सिंह नरूला और एक सुरजीत सिंह संगवालिया। दो ऐसे हैं, एक तो है रणजीत सिंह नरूला, एक तो रणजीत सिंह नरूला है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं, और एक है सुरजीत सिंह संगवालिया। एक है सुरजीत सिंह संगवालिया। ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। सुरजीत सिंह संगवालिया, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो कि राज्यपाल भी रहे हैं, तो एक तो रणजीत सिंह नरूला और एक सुरजीत सिंह संगवालिया, ये हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले जो हैं 3 क्वेश्चन ये याद रखने हैं कि कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसे वैसे तो 3 रहे थे। सबसे पहले थे डोनाल्ड फाल्सा, ये 3 ऐसे रहे थे। सबसे पहले थे डोनाल्ड फाल्सा। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि बताइए हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश जिसने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया, तो डोनाल्ड फाल्सा। वैसे टोटल 3 ने दिया था, सबसे पहले डोनाल्ड फाल्सा ने, उसके बाद रणजीत सिंह नरूला और जितेंद्र वीर गुप्ता भी थे। रणजीत सिंह नरूला और दूसरा था जितेंद्र वीर सिंह। ये ऐसे थे, ये सबसे पहले थे कि जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल थी हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में। क्लियर बात है। इसके अलावा आपसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना है सारे को। जितेंद्र वीर सिंह या जितेंद्र वीर गुप्ता ऐसा कुछ नाम है, आप देखना एक बार। तो हम कहेंगे सबसे पहले, फिर मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो सारे। सबसे पहले हमने कहा कि भाई हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय, तो इसको पहले पंजाब व दिल्ली उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। भारतीय अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को लाहौर में की गई। उसके बाद से इसको लाहौर हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। 1947 का तक जो का तो चलता रहा। 1947 में जैसे ही भारत का विभाजन हो जाता है, लाहौर पाकिस्तान में चला गया। इस न्यायालय को सारे कामकाज ट्रांसफ़र किए शिमला, और शिमला वाले जहाँ न्यायालय किया उसका नाम रखा पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय। उसके बाद 1950 में उसका नाम बदल के किया पंजाब उच्च न्यायालय। 1952 में उसकी एक खंडपीठ स्थापित की गई दिल्ली में, जो बाद में चलकर 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद 1956 में जो पेप्सो वाला हिस्सा इसमें मिला, तो उस न्यायालय का भी इसमें विलय हो गया। उससे पहले 1955 में इसे शिमला से चंडीगढ़ लाया गया। 1966 में जब हरियाणा अलग राज्य बना, तो ये हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय बना दिया गया। ठीक है, इसके बारे में भारतीय संसद ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 231 के तहत, ये हमने पढ़ा था आते ही सबसे पहले। तो ये पूरी डिटेल थी हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में। फिर कौन मुख्य न्यायाधीश रहे,
पहले कौन भारतीय मुख्य न्यायाधीश पहले रहे, हरियाणा के गठन के समय कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, ये सारे याद रखने हैं। वर्तमान में कौन है, वो कौन से नंबर के हैं, कौन से ऐसे हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी हैं और राज्यपाल भी रहे थे, ठीक है, किस पर महाभियोग लगाया गया था, कौन सर्वोच्च न्यायालय में गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये पूरी डिटेल थी हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो सभी को क्लियर है। अब आते हैं हरियाणा में जो न्यायिक संस्थान है छोटे, मतलब ये तो हरियाणा में न्यायिक सबसे बड़ा संस्थान हो गया उच्च न्यायालय। अब हरियाणा में न्यायिक संस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। हरियाणा में 22 जिले हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी 22 नहीं है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी है 21। जो चरखी दादरी है उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अभी नहीं बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको याद रखना है कि 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं प्रत्येक जिले में, एक जिला न्यायालय होता है और एक सेशन न्यायालय होता है। एक सेशन कोर्ट होता है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये 2 तरीके के कोर्ट होते हैं अलग अलग दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जिला व सत्र न्यायालय है ना, तो प्रमुख संस्थान जो है उसमें सबसे पहला है जिला व सत्र न्यायालय, जिला व सत्र न्यायालय। तो जिला व सत्र न्यायालय की बात करेंगे तो आपको पता है हरियाणा में कुल 21 जिला व सत्र न्यायालय हैं, क्योंकि 22वां जिला जो चरखी दादरी है उसमें अभी नहीं, ऊपर दिख रहे हैं ना, उसमें अभी नहीं बनाया गया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो। तो जिला व सत्र न्यायालय कितने हैं हरियाणा में? 21, ठीक है। जिला व सत्र न्यायालय जो है वो सारे के सारे उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्यबद्ध होते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्यबद्ध होते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनके अंदर चाहे पदोन्नति की बात आए या नियुक्ति की बात आए, नियुक्ति की बात कह दे या पदोन्नति की बात कह दे, सब किसके अंडर होता है? उच्च न्यायालय के अंडर होता है। प्रत्येक जिला व सेशन न्यायालय में 2 तरीके के न्यायालय होते हैं, एक तो जिला न्यायालय और एक सेशन न्यायालय। तो दीवानी मामलों के लिए होता है जिला न्यायालय, दीवानी मामलों के लिए होता है जिला न्यायालय, ठीक है। और फौजदारी मामलों के लिए होता है सेशन कोर्ट, फौजदारी मामलों के लिए होता है सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यानी सत्र न्यायालय जो होता है तो आप ध्यान रखोगे जिला व सत्र न्यायालय एक तो हरियाणा में है कितने? 21। जिला व सत्र न्यायालय में सारे कार्य किसके आते हैं या किसके अंतर्गत सूचीबद्ध है या किसके अंतर्गत कार्यरत हैं? तो उच्च न्यायालय, चाहे नियुक्ति की बात करे, पदोन्नति की बात करे, पद स्थापना की बात करें, ये सब की सब जो है वो की तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, की तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सारी उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। हाँ, जो ये कार्य करते हैं, जो इनका नियंत्रण होता है, वो पूरे का पूरा नियंत्रण उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। दीवानी जो मामले हैं उनमें तो कार्य करता है जिला न्यायालय, और फौजदारी जो मामले हैं उनमें कार्य करता है सेशन न्यायालय, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। तो ये था हमारे पास पहला जिला व सत्र न्यायालय। दूसरा हमारे पास है राजस्व न्यायालय। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय क्या होता है? तो राजस्व न्यायालय नाम से ही पता लग रहा है, राजस्व न्यायालय में जो बात की जा रही है वो भू राजस्व संबंधी मामलों की बात की जा रही है। और भू राजस्व संबंधी मामलों की बात करेंगे तो हम कोर्ट की तो बात सही है, न्यायालय की बात तो सही है, लेकिन उससे थोड़ा सा परे हो जाएंगे। हम बात करेंगे जब भी ज़मीन से रिलेटेड बात आएगी, आपने कभी अपने घर में भी सुनी हो, तो हम नाम सुनेंगे पटवारी का, हम नाम सुनेंगे तहसीलदार का, हम नाम सुनेंगे उपायुक्त का, हम नाम सुनेंगे नायब तहसीलदार का। तो मतलब ये जो राजस्व न्यायालय है ना, इनमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से बड़ी भागीदारी जो होती है वो इन सब की होती है जो राजस्व से संबंधित है। भू राजस्व या ज़मीन से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, हम भूमि से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो हम अगर उसका मापन भी करवाना है तो हम पटवारी के पास देख के आएंगे, तहसीलदार से गुहार लगाएंगे, नायब तहसीलदार से गुहार लगाएंगे, या उपमंडल का जो अधिकारी है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। तो ये सारी आपको सब डिविजनल जो ऑफिसर होता है उसको हम, और उन्हीं के हाथ में वही इनके सारे के कार्यकर्ता होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो भू राजस्व संबंधी मामलों के लिए जिले के उपायुक्त व उपमंडल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। राजस्व न्यायालय जो है किसके? तो ये जो भू राजस्व वाला है, भू राजस्व वाला है, इसमें मुख्य एक तो उपमंडल अधिकारी,
उपमंडल अधिकारी और जिले का उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी और ज़िले का जो उपायुक्त है उसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है के अंतर्गत सारे कार्य किए जाते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि राजस्व न्यायालय में जिला कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ये सारे इसके अंतर आते हैं। राजस्व न्यायालय में कौन कौन से आते हैं? जिला कलेक्टर हो गया, जिला कलेक्टर हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ये सारे सूचीबद्ध किए जाते हैं। इन्हीं को इसके अंतर्गत कार्य करना होता है। उसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है कि राजस्व न्यायालय दो, पहले फिर इसको नोट कर लो। पहले जिला व सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतर्गत उसी के नियंत्रण में काम करते हैं। नियुक्ति पदोन्नति सब करता तो राज्यपाल है, लेकिन उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर या सलाह मशूरे के अनुसार। दीवानी न्यायालय और फौजदारी मामले दोनों अलग अलग है। राजस्व न्यायालय सारे भू राजस्व से जुड़े हैं, जिसमें आपको मैं फिर कह रहा हूँ नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें आपको उपमंडल अधिकारी, उपायुक्त, जिला कलेक्टर, नायब तहसीलदार, इन सब के अंतर्गत जो आता है वो हमारे पास कौन सा है? तो वो है राजस्व न्यायालय। ठीक है भाई, तो राजस्व न्यायालय। उसके बाद अगला जो न्यायालय है वो है पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, अब एक एक दो दो लाइन ही है, ये यही बस आपको याद रखनी है। हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं ये आपको सारे करा देता हूँ। उसके बाद अगला है पारिवारिक न्यायालय। अगला जो है वो है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक जो न्यायालय है वो एक परिवार के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए, नाम से ही पता लग रहा है पारिवारिक न्यायालय मतलब किसी परिवार के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए जो न्यायालय बनाया गया है उसको पारिवारिक न्यायालय कहते हैं। और इस न्यायालय की स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के तहत की गई। इसकी स्थापना कुटुंब न्यायालय अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के तहत की गई। ठीक है, और इस न्यायालय के फैसले के अपील जो की जा सकती है विरुद्ध, वो केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान रखना, इस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जो अपील की जा सकती है वो केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो पारिवारिक न्यायालय हरियाणा में एक है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के तहत स्थापना की गई, और इसके फैसले के विरुद्ध अगर अपील होगी तो कहाँ पर होगी? उच्च न्यायालय में। क्या कार्य है इसका? तो परिवार के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए ये न्यायालय बनाया गया है। अगला जो न्यायालय है, अगला जो है वो है लोक अदालत। अगला जो है वो है लोक अदालत। लोक अदालत की बात करें तो शायद आपने कहीं ना कहीं लोक अदालत का नाम जरूर सुना होगा कि लोक अदालत जो है वो परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी। कि परमानेंट तो हरियाणा में लोक अदालत है ही है, इसके अलावा टेम्परेरी रूप से भी न्यायालयों द्वारा लोक अदालत चलाई जाती है। लोक अदालत में बहुत लंबे समय से जो लंबित पड़े मामले हैं और आपस में दोनों पार्टियां उस पर कुछ समझौता भी करना चाहती है तो उनको लोक अदालत के अंतर्गत लिया जाता है। लोक अदालत बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदालत में काफ़ी मामले ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और लोक अदालत में उनका एक दिन में ही निपटारा हो जाता है। तो लोक अदालत की अगर बात करें तो ये भारत, हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत से भी रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो लोक अदालत जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब लोक अदालत का जो प्रमुख कार्य है, जो कमज़ोर या गरीब वर्ग है, जो अदालत का बहुत बड़ा खर्चा नहीं उठाना चाहते, उनके लिए ये शीघ्र निपटारा करने के लिए बनाई गई है। दूसरा, लोक अदालत के अंदर आप फौजदारी मामले नहीं ला सकते, लोक अदालत के अंदर दीवानी मामलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो दीवानी मामले लंबित है उनको सम्मिलित करने की बात की गई है। हरियाणा में पहले आरंभ में 4 स्थायी लोक अदालत थी, अब हरियाणा में 11 स्थायी लोक अदालत है। वैसे प्रत्येक जिले में नियमित रूप से, मैं फिर कह रहा हूँ कि अदालत, कोर्ट में लोक अदालत चलाई जा सकती है, चलाई जाती है भी, लेकिन वैसे स्थायी लोक अदालत अगर आप देखोगे अलग से जो लोक अदालत, वो वर्तमान 11 है, आरंभ में कितनी थी? 4। तो एक तो लोक अदालत के बारे में आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मतलब अनुच्छेद 39 क में ये बात जोड़ी गई थी कि भाई कोई भी एक लोक अदालत बनाई जाएगी और उसके अंतर्गत कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। तो ये कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए बनाई गई थी। दूसरी बात, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आरंभ में हरियाणा में लोक अदालतों की संख्या थी 4,
स्थाई लोक अदालत जो है वो आरंभ में स्थाई लोक अदालत 4 थी और वर्तमान में है 11। वर्तमान में स्थाई लोक अदालत जो हैं वो वर्तमान में स्थाई लोक अदालत हरियाणा में कितनी है? 4। इसमें कौन से मामले? तो जो मामले दोनों पक्ष राजी हैं वो दीवानी मामले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वैसे हरियाणा में 21 के 21 जिलों में लोक अदालत चलाई जाती है, नियमित रूप से 21 के 21 जिलों में लोक अदालत चलाई जाती है। दूसरा, लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोक अदालत के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसकी विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, लोक अदालत जो फैसला लेगी उसके विपरीत आप किसी भी अदालत में गुहार या अपील नहीं लगा सकते। तो लोक अदालत के बारे में ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए लोक अदालत के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मेनली वो ये एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के काम आती है। तो ये हमारे पास अदालत से रिलेटेड था, लोक अदालत, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे एक है विशेष वाणिज्य अदालत। विशेष वाणिज्य अदालत जो अभी कुछ समय पहले स्थापित की गई थी, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ष 2016 में भारतीय संसद ने वाणिज्य न्यायालय है उसके बारे में ये अधिनियम पारित कर दिया गया था और 27 अक्टूबर 2017 को गुरुग्राम में वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बस आपको इतना याद रखना है, हरियाणा में जो वाणिज्य न्यायालय है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। स्थापना कब की गई? 27 अक्टूबर 2017 को। 27 अक्टूबर 2017 को गुरुग्राम में वाणिज्य अदालत जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो एक ही अदालत है वाणिज्य हरियाणा में, गुरुग्राम में। इसमें पूरे हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसको 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था और हरियाणा में कब स्थापना की गई थी? 2017 में। पर्यावरण न्यायालय बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में, तो पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में 2 है। एक तो है फरीदाबाद में जिसके अंतर्गत दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र आता है, और एक है कुरुक्षेत्र में जिसके अंतर्गत उत्तर हरियाणा का क्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र वाली पहले हिसार में थी, अब कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में 2 है, ठीक है। इसके अलावा आपको इन्हीं के बारे में बस आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये यहाँ तक आप लोग कर लोगे न्यायिक अदालत से रिलेटेड, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।